चलो गुड इवनिंग। अब हम चैप्टर नंबर हमारा शुरू करते हैं। 16 ख़त्म हो चुका है हमारा 17। चैप्टर नंबर 17 ये क्या है? पादप। पादप हमारी जीवन रेखा, हमारी जीवन रेखा। पादप हमारा जीवन रेखा। ठीक, अब देखते हैं पादप हमारा जीवन रेखा कैसे है। कैसे? ठीक, कैसे है? ठीक, हमें देखो, कहीं वन में घूमने गए जाते हैं नहीं, हम जंगल में घूमने गए, कहीं हमारे सड़क के किनारे देखो, पेड़ों में, हमारे विद्यालय में पेड़ लगे रहते हैं। अब मैदान में किसी बगीचे में घूमने जाओ, ठीक, पेड़ लगे रहते हैं ना। क्यों पेड़ लगे रहते हैं? क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि पेड़ों से हमें क्या मिलता है? स्वच्छ हवा। हवा मतलब हवा कैसे पता चला? हवा कैसे पता? जब पत्तियाँ हिलती हैं, जब पत्तियाँ हिलती। अब इसी समय क्या प्राप्त होता है? नंबर 1। दूसरा, लकड़ी किस लिए? ईंधन। ठीक, हमारे कुर्सी कैसे बनते हैं? मेज कैसे बनता है? कुर्सी, मेज, तख्ता, कुर्सी, मेज, टेबल आदि। फिर और भी क्या मिलता है हमें? इमारती लकड़ी, लकड़ी। ठीक, और क्या क्या मिलता है हमें? फल, फूल, सब्जियां, और क्या? अनाज आदि। ठीक, आदि। ये सब हमारे पेड़ से मिलते हैं। तो पेड़ हमारा क्या है? हमारी जीवन रेखा तय कर रहा है कि नहीं कर रहा? जीवन मतलब जीवन में सहायक। और एक बार अभी देखो, हम आगे क्या पढ़े थे? प्रकाश क्या करते हैं? ये पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या करते हैं? CO2 को ग्रहण और O2 को छोड़ना। ठीक, हम बताए थे ना O2 का, ये भोजन निर्माण में प्रकाश संश्लेषण करेंगे। सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करेंगे। इसको हम पढ़ा चुके हैं वहाँ पे पौधों में, उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हम कह रहे हैं, बार कह रहे हैं कि पिछला चैप्टर हमारा आगे के चैप्टर से संबंधित है। तो बिना पिछला चैप्टर पढ़े तुम आगे का चैप्टर समझ नहीं पाओगे। इसलिए तुम लोग पिछला चैप्टर अवश्य पढ़ो, और उसको पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, समझो, अच्छे से रिवाइज करो, लिख लो, 2-3 बार देखो, तब जाके आगे का चैप्टर पढ़ना। ठीक, क्या करें? O2 को अगर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? या क्या मनुष्य या जंतु क्या करते हैं? श्वसन में O2 को ग्रहण। ठीक, तो जो है O2 को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। सोचो, जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो पौधे हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सोचो, पौधे हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, और इसी पादप पाए जाते हैं हमारे वनों में। कहाँ? वनों में या जंगलों में। कहाँ पाए जाते हैं? वन में, जंगल में, बगीचे में। और क्या रहता है? कहाँ रहते हैं? यहीं पे जीव
जीव जंतु, कीटे, कीट पतंगे, यही इनका आवास। तो इनका क्या है, यही आवास है। तो पौधे हमारे लिए कितना जो देखो, पादप क्या है, पादप हमारे जीवन रेखा है। क्यों है? क्योंकि हमसे यहाँ से स्वच्छ हवा मिलती है, लकड़ी मिलती है, इमारती लकड़ी मिलती है, यहीं से ऑक्सीजन मिलता है, और उस वन में अनेकों जीव वहाँ पे रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसी क्या बोलते हैं तब, पादप क्या है हमारी, फेफड़े की तरह कार्य करना। क्या बोलते हैं इसी को, हरा आवरण। ठीक, पौधे में क्या होता है हमारा, हरा आवरण। क्यों? देखो, पौधे चाहे पौधा हो चाहे घास हो, कोई भी, वो हरा क्यों रहता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, पानी। ठीक, वो पानी की वजह से हरा रहते, नहीं तो पानी नहीं हो तो वह सूख जाएंगे। तो क्या हुआ, पौधे हमारे जीवन रेखा क्या है, स्वच्छ हवा मिलती, लकड़ी, तख्ता, इमारती, फल फूल, ऑक्सीजन, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। ये हमारा फेफड़े की तरह, फेफड़े के रूप, फेफड़े की तरह हमें रक्षा करना, हमें फेफड़े की तरह इसकी रक्षा करना चाहिए। और वनों बगीचे पाए जाते हैं, यहाँ इसी में जीव जंतु रहते हैं, कीट रहते हैं, यहीं से हमें इनका आवास है। ठीक, तो पौधे हमारे जीवन रेखा के रूप में कार्य करते हैं। हम आगे देखते हैं वन। ठीक, वन, वन क्या है? ठीक, वन, अब देखते हैं वन क्या है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है क्या क्या। वन हमारा क्या होता है, हरा आवरण, हरा आवरण के रूप में। और क्या देता है, O2 ऑक्सीजन, या फेफड़े की तरह। और इसमें क्या होता है, वृक्ष, बड़े बड़े, और क्या क्या होता है, छोटे वृक्ष, घास आदि। ठीक, देखो पेड़ कैसे होंगे ऐसे। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या करें, वृक्ष का, हम वृक्ष की, या क्या है, वृक्ष का हमारा, वृक्ष का शिखर। ये क्या है, वृक्ष का हमारा शिखर। ये क्या है, जड़। ठीक, जो ये सब घेरा हुआ है, घेरे हुए भाग, इसको क्या बोलते हैं, कैनोपी, कैनोपी, या वृक्ष आच्छादित, आच्छादित क्षेत्र। वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, देखो एक पेड़ है, पेड़ कितनी दूर तक फैला है, उसकी जो शाखाएं हैं कितनी दूर तक फैली हुई हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वृक्ष आच्छादित क्षेत्र। अब इसको क्या है, देखो इसकी लंबाई छोटी है, इसको क्या बोलेंगे, अधोतल, अधोतल। ठीक, तो जो वृक्ष, देखो वृक्ष की क्या है, जड़ें, जड़ क्या है, जड़ इतनी ही क्षेत्र में है, पर कैनोपी हमारा देखो काफ़ी बड़े क्षेत्र में है, जो बड़े क्षेत्र में आच्छादित है उसे क्या बोलेंगे हम, कैनोपी। देखो वृक्ष अपने आप कैसे उग जाते हैं। ठीक, हम बताए थे ना कि जैसे बीज प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन बता चुके हैं, वहाँ पर समझना, प्रकीर्णन मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीज को ले जाना। बीज प्रक्रिया के माध्यम से दूसरे स्थान पे पहुँच
फिर क्या हो जाएगा, इसी बीज से हमारा क्या बनता है, बीज से क्या बनेगा, हमारा नया पौधा। ठीक, इसी बीज से हमारा नया पौधा हमेशा बनता रहता है। ठीक, पौधे होते हैं। तो कैनोपी क्या है, जो वृक्ष जो जिस क्षेत्र जितने क्षेत्रों को घेरे रहते हैं, देखो इतना क्षेत्र का जो घेराव है, वृक्ष के घेराव को क्या बोलते हैं कि वृक्ष एक पेड़ उगा और जितनी दूर तक उसको घेरा हुआ है उसे क्या बोलेंगे हम, भी कैनोपी। ठीक, अब बीज अपने स्थान पर कैसे उग जाते हैं, क्योंकि बीज का प्रकीर्णन होता है पक्षियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, हवा द्वारा, पानी द्वारा, तो एक स्थान दूसरे स्थान तक उग जाते हैं। तो क्या हो, यह क्या है हमारा बीज का, उस बीज से क्या बनेगा, नया पौधा, जो हम पादप में जन्म देख चुके हैं। ठीक, कीड़े की वजह से क्या होता है, वृक्षों में विविधता, इसी के कारण वृक्षों में क्या होती है, विविधता। ठीक, बीज प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है, ठीक, बीज विविधता। कैसे, किसी वन में गिलहरी लाई आम का पौधा, अब कोई और जानवर लाया नीम का पौधा, कोई और जानवर लाया अमरूद का पौधा, कोई और लाया जामुन का पौधा। तो देखो वहाँ पे जामुन भी हो गया, नीम भी हो गया, और क्या कहते हैं, आम भी हो गया। तो कई जो बीज प्रकीर्णन के हमारे क्या हो गया, वनों में बीज वन विविधता। चलो अब देखते हैं, वृक्ष से अगर देखो वृक्ष से जब पत्तियाँ गिरती हैं कि नहीं गिरती हैं, पत्तियाँ गिरती, पत्ती गिरती क्या हो गया, फिर गिरने के बाद क्या हो जाएगा, सड़ जाती हैं, सड़ जाने के बाद क्या हो जाएगा, ह्यूमस का निर्माण। ठीक, और इसी ह्यूमस पे क्या छोटे पौधे का उगना। ठीक, छोटे पौधे उग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसे कौन खाता है, हमारा शाक भक्षी कीट। जब शाक भक्षी कीट को कैसे, या छोटे पौधे घास आदि, तब इसको कौन खाएगा, इसको खाते हैं कोई जो पादप पर निर्भर, और इनको कौन खाएगा, मांसाहारी जीव। ठीक, तो जो मांसाहारी प्लस शाक भक्षी, उसे क्या बोलते हैं हम, सर्वाहारी। उसे क्या बोलते हैं हम, सर्वाहारी। ठीक, देखो वरुण पेड़ होंगे कि नहीं होंगे, जब पेड़ उसके सूख जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वहाँ पे पत्तियाँ सूख जाएंगी। जब पत्तियाँ सूख जाएंगी तो क्या होगा, पत्ती सूख जाएंगी, पत्ती सूखने के बाद वह नीचे गिर जाएंगी, नीचे गिरने के बाद वह सड़ गल जाएंगी, सड़ गलने के बाद ह्यूमस का निर्माण हो जाएगा। ठीक, जब पत्तियाँ सड़ जाएंगी क्या बचेगा, खाद बचेगा। जब खाद बचेगा तो क्या होगा, वहाँ पे सड़ गल जाएंगे तो वहाँ पे मिट्टी है ही नीचे, मिट्टी और ह्यूमस मिलकर छोटे पौधे उग जाएंगे। फिर उस छोटे पौधे जैसे घास हो गया, छोटे पौधे जो जिसकी साइज छोटी है, वो क्या करेंगे, उसको कौन खाएगा, हमारा शाक भक्षी कीट खाएंगे। ठीक, उस शाक भक्षी कीट को कौन खाएगा, जो मांसाहारी जो जीवों को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मांसाहारी मतलब मांस को खाने वाले। और जो है जो मांसाहारी भी है, जो शाकाहारी भी है, उसको क्या बोलेंगे हम, सर्वाहारी। ठीक, पीछे या और दूसरा देखो, वन में कौन रहता है, वनों में जीव और जंतु भी रहते हैं, नहीं रहते हैं कि नहीं रहते, जीव और जंतु भी रहते। ठीक, जैसे हाथी, शेर, चीता। ठीक, देखो हमारा शेर क्या है,
जैसे शेर, साग भाजी में टिड्डा आदि। देखो देखो छोटे पौधे साग भाजी में निर्भर हैं, तो साग भाजी जो छोटे पौधे में निर्भर, मांसाहारी साग भाजी वाले में निर्भर हैं। अब मांसाहारी सर्वाहारी ये दोनों पर डिपेंड है। इनको क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य श्रृंखला क्यों बनेंगे, देखो अब क्या करो, तुम वृक्ष को हटा दो, अगर वृक्ष हट जाएगा, वृक्ष को काट दो, क्या होगा, वृक्ष को काट देंगे तो ना वहाँ पे ह्यूमस बन पाएगा, ह्यूमस नहीं होगा तो छोटे पौधे नहीं उगेंगे, छोटे पौधे नहीं उगेंगे तो क्या होगा, साग भाजी वाले कीट क्या खाएंगे, जब साग वाले बच्चे कीट खाएंगे ही नहीं, उनकी मृत्यु हो जाएगी, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो मांसाहारी जीव क्या खाएंगे, मांसाहारी जीव नहीं खा पाएंगे तो सर्वाहारी क्या खाएंगे, तो क्या होगा, ये सब खाद्य श्रृंखला है। अगर इनमें से एक भी चीज़ को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला हमारी बाध्य हो जाएगी। इसी खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के लिए हमें वृक्ष को बचाए रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हाथी से तो क्या हुआ, यदि इनकी मृत्यु या मृतक तो क्या होगा, इनके मृत शरीर का अपघटक कौन करेगा, अपघटक कौन करते हैं, अपघटक में जीव कौन कौन है, जैसे गिद्ध और क्या, कौवा आदि। ठीक, इसे अपघटक करके क्या बना देंगे, ह्यूमस। इसी ह्यूमस में क्या बनेगा, हमारा नया पौधा को पोषण, तो नए पौधे को क्या मिल जाएगा, हमारा पोषण। फिर इस नए पौधे कौन खाएगा, हमारा साग भच्छी। साग भच्छी कौन खाएगा, मांस भच्छी। और साग भच्छी मांस भंजी कौन दोनों खाएगा, मांस भच्छी प्लस पादप वस्तु, ऐसे अनाज ओके कौन खाएगा, हमारा इसको कौन खाएगा, सर्वाहारी। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, खाद्य। इसे क्या बोलेंगे, देखो वन था, वन में देखो क्या हुआ, मृत जो देखो हमारे वनों में इतनी अच्छी व्यवस्था है, जो जिंदा है मतलब जो जीवित है उसका तो भोजन तैयार ही है, पर जो मृत हो गए उसको भी साफ करना है, नहीं तो उसे मृत जीव ऐसे मरते जाएंगे, वहाँ पे सड़कर क्या हो जाएगा, जब मृत जीव जो है वहाँ पे मर जाएंगे, उनको वहाँ ऐसे वहीं पर रहेंगे तो सड़ गल जाएंगे, तो क्या बीमारियाँ फैल सकती है, उस बीमारी को ना फैलने पाए इसलिए क्या होता है, वहाँ के अपघटक जीव भी होते हैं। अपघटक जीव मतलब जो केवल मृत जीवों को ही खाते हैं। ठीक, जो जिसकी मृत्यु हो गई जिन जीवों की, उसको खाने के लिए कौन कौन से जीव हैं, उसको बोले अपघटक। अपघटक मतलब अपघटक जीव, इसे बोलेंगे अपघटक जीव। जैसे गिद्ध हो गया, कौवा हो गया। ठीक, अब इसको खा के ख़त्म कर दीजिए, जब खा के ख़त्म कर दिए क्या बन जाएगा, ह्यूमस बन जाएगा। इस ह्यूमस से क्या बनेगा, हमारा नया पौधा। फिर नया पौधा बनेगा साग भच्छी का लिए, साग भच्छी मांस बंसी खाएगा, मांस बंसी और साग भच्छी को मिलाकर कौन खाएगा, सर्वाहारी, जो दोनों खाता है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, खाद्य श्रृंखला। ये हमारा क्या है, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होता है, वनों का इम्पोर्टेंस क्या है, वन में विविधता कैसे आती है, बीज प्रकीर्णन की वजह से वनों में क्या आती है, विविधता। देखो किसी भी जंगल में देखो एक ही प्रकार के पौधे नहीं होते हैं। ठीक, उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी के पौधे होते हैं, घास भी होता है, फल भी, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, छोटे पेड़ भी होते हैं, जो है कांटेदार भी पेड़ होते हैं, और बहुत बड़े ऊँचे ऊँचे पेड़ भी होते हैं। तो क्या होता है, तो पौधे का हमारे जीवन में यही इम्पोर्टेंस है, और पौधे हमारे खाद्य श्रृंखला को बनाए रखते हैं। ठीक, अगर हम पेड़ को काट देंगे तो हमारी खाद्य श्रृंखलाएँ रुक जाएंगी। ठीक, इस खाद्य श्रृंखला जब हमारी रुक जाएंगी तो क्या हो जाएगा, तो जब खाद्य श्रृंखलाएँ रुक जाएंगी तो हर जीव को प्रभावित करेगा। ठीक, अगर हम साग भच्छी को हटा दें, ठीक यहाँ से देखो साग भच्छी को हम हटा दें तो क्या हो जाएगा,
मांस भक्षी जीव मर जाएंगे। शेर कुछ भी हो, शेर घास नहीं खाएगा, उसको सिर्फ और सिर्फ मांस ही चाहिए। उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन पर वह शाक भक्षी मतलब घास नहीं खाएगा, उसको सिर्फ और सिर्फ मांस ही चाहिए। ठीक, अगर सारे जीव को हटा दिए, शाक भक्षी जीव को हटा दिए, जैसे बकरी को हटा दिए जो है, और किस हिरन भी घास खाता है, हिरन को हटा दिए तो क्या हो जाएगा, शेर मर जाएगा पर जो है घास को नहीं खाएगा। तो क्या हुआ, हमें खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के लिए वनों की विविधता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, खाद्य श्रृंखला को बनाए रखना है तो वनों विविधता जरूरी। ठीक, अब घटक जीव क्या खाते हैं, गिद्ध कौवा आदि जीवों को खाते हैं। ठीक, तो यह था हमारा। ठीक, अब हम देखते हैं बीज मतलब वनों की इम्पोर्टेंस क्या है, वृक्षों की महत्व, वृक्षों का महत्व। ठीक, इसको देखते हैं, हम देख चुके, अब हम अलग से देखते हैं इसमें क्या करते हैं। देखो सबसे पहले देखो यार, मृदा अपरदन को रोकना, अपरदन मतलब कटाव। ठीक, अगर देखो, अगर मिट्टी पे घास ओस नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या बरसात तेज़ से हुआ तो क्या हुआ, मिट्टी को वो जब बरसात तेज़ से होता है तो मिट्टी पर अचानक पड़ेगा, वो मिट्टी को क्या होता है वहाँ से उखाड़ लेता है। ठीक, उस मिट्टी को पूरा उखाड़ लेगा तो क्या होगा, मृदा का कटाव हो जाएगा। नंबर 2 पे जल शोधन, जल शोधन, जल को वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा। ठीक, क्या करेगा, मृदा अपरदन, समझे नहीं, बरसात तेज़ से हुई डायरेक्ट मिट्टी पर पड़ेगा तो क्या होगा, हमारा मृदा का कटाव कर देगा। और नंबर 2 जल का शोधन कैसे करेगा। ठीक, मिट्टी पानी बरसा तो क्या होगा, सबसे पहले पेड़ों की पत्तियों पे आए, फिर धीरे 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 हमारे पेड़ की जड़ों पे जाएगा। क्या होगा, जो मिट्टी जो पानी है, पानी क्या करेगा, मिट्टी से जड़ों में जाएगा, तने में जाएगा, फिर जड़ों में जाएगा, जड़े से धीरे 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 मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से छानते हुए पूरा पहुँचेगा हमारा, कहाँ पहुँच जाएगा, भौम जल के, जहाँ पे पानी भौम जल के रूप में इकट्ठा होता है, जहाँ से हम हैंडपंप से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, जल शोधन का भी काम करता है, जल को भौम जल के रूप में इकट्ठा ही करता है। इसी जड़ों के माध्यम से हमारा भौम जल पानी इकट्ठा होता है। और वर्षा में सहायक कैसे होगा, पौधों के माध्यम से वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा होगा, वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बादल बनेंगे। ये बादल बनेंगे इससे क्या होगा, वर्षा। और हम लकड़ी उकड़ी के बारे में जाने ही, ओटुम सहायक है, उसको भी देखें हम। नंबर 1 क्या है, गतिक सजीव इकाई। गतिक सजीव इकाई मतलब अपघटक ह्यूमस के रूप में, अपघटक से ह्यूमस बनेगा, ह्यूमस से क्या बनेगा, हमारा नया पौधा, क्या बनेगा, हमारा नया पौधा। ठीक, तो सजीव के ऊपर काम नहीं कर रहा है, बीज से नया पौधा बना दे रहा है, बीज से नया पौधा बनेगा, नया पौधा और बड़ा होगा, उस नए जो छोटा पौधा है उसको कौन खाएगा, साग बच्ची खाएंगे, साग बच्ची वाले मांस मंजी खाएंगे।
तो शाक भाजी कौन खाएगा? मांस मच्छी वाले खाएंगे। मांस मच्छी कौन खाएगा? सर्वाहारी। फिर सर्वाहारी की जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, उस मृत्यु वाली कौन खाएगा? अपघटक जीव, जैसे गिद्ध हो गया, कौवा हो गया, ठीक, उसको खाएंगे। फिर अपघटक जीव क्या करें? ह्यूमस बना दिए। जब पूरा मतलब किसी मृत शरीर को पूरा खा लिए, उसको क्या, उसकी हड्डी उड्डी को सबको गल गया, गलने पर क्या हो जाएगा? ह्यूमस बन जाएगा। तो फिर हमारा ह्यूमस कौन सा? नए पौधे के लिए खाद का रूप में करें, फिर नए पौधे बन जाएंगे। तो क्या हुआ? यह सजीव घटक के रूप में पूरा काम करता है। नए पौधे बना, नए पौधे से फिर जो है उसका अपघटक होना, अपघटक होने के बाद फिर जो है नए पौधे क्या होगा? नए पौधे का बनना, ठीक, नए पौधे का बनना, फिर उसका मृत्यु होना, सूखने के बाद मृत्यु होना, उसके बाद क्या? फिर नए पौधे का बनना। तो हमारा क्या है? गतिक सजीव, ठीक। ठीक, इसी ओर में कौन रहते हैं? वन में कौन रहते हैं हमारे? जनजाति। जनजाति लोग, ठीक, देखे नहीं, वो जनजाति लोग इसी में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या उनको क्या मिलता है? आश्रय, भोजन, और क्या क्या मिलता है? जल आदि। आदि के लिए यह है वनों पर क्या रहते हैं? निर्भर, ठीक। इसमें कौन कौन रहते हैं? जीव जंतु भी रहते हैं, जीव जंतु भी, ठीक। तो इसमें पौधे भी रहते हैं, इमारती लकड़ी भी मिलती है हमें, जनजाति लोग भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो वनों क्या बोलेंगे हम? वन हमारे देश मतलब भारत में कितने परसेंट है? 21%, ठीक। भारत में हमारे कितने हैं? 21%। अब हम देखें, हमें ऑक्सीजन मिलता ही, O2 का मिलना, ठीक। यह है हमारी क्या? वृक्षों का महत्व। इसलिए क्या कहते हैं? वनोविविधता बनाए रखना, ठीक। वनों में विविधता हमें बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे जीवों में डिपेंडेंसी है, उसमें बहुत ज़्यादा जीव निर्भर हैं। अब हम देखते हैं वनों के कटाव से नुकसान। वनों के कटाव से नुकसान क्या क्या है? नंबर 1 क्या होगा? सबसे पहले होगा जल भराव। क्यों हुआ जल भराव? क्योंकि भौम जल इकट्ठा नहीं हो पाएगा। और नंबर 2 पे क्या आता है? जब पेड़ को हम काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे नहीं मिलेगा, तो क्या बढ़ जाएगा? CO2 बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? CO2 का बढ़ना। जब CO2 बढ़ेगा, क्या तापमान क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा। इस तापमान बढ़ने से क्या हो जाएगा? हमारा ग्लोबल वार्मिंग। और नंबर 3 पे क्या है हमारा? वातावरण में प्रदूषण, ठीक। देखो, इसी पेड़ों के काटने की वजह से क्या हुआ? असम में बाढ़ 2026, ठीक। इसी पेड़ों का कटाव वजह से क्या होगा? वहाँ पे बाढ़ आया। तो हमारे देश में कितने परसेंट हुआ ना? 21%। तो हम समझ गए। देखो, इस चैप्टर हमारा यही मतलब कि हम वनों के इम्पोर्टेंस के बारे में जाने, ठीक।
पौधे हमारे जीवन रेखा के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखो पौधे पर बहुत सारे जीव जंतु निर्भर हैं, हम मानव भी निर्भर है खाद्यान्न के लिए, आवास के लिए, हवा के लिए, ठीक। और ये हमारे हरा आवरण के रूप में काम करता है, ठीक। अगर घास देखो, घास में नमी नहीं होगी तो वह सूख जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको जल की ज़रूरत है, ठीक। अगर जल, और क्या हुआ, इसमें जंजात भी रहते हैं, और क्या, आश्रय जंजात भी रहते हैं। वर्षा जल वर्षा करने में सहायक है। और सबसे पहले हमें भौम जल देखो, पृथ्वी बरसात हुई, बरसात क्या हुआ, जड़ों के माध्यम से जल को नीचे लेकर जाते हैं, नीचे लेकर जाएंगे भौम जल में इकट्ठा हो जाएगा, तो भौम जल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ठीक हमारे ऑक्सीजन के लिए था, हम डेली ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन बनाता कौन है, उस ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करेगा, हमारा पादप, ठीक। अगर हम पादप हर जगह से पादप काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, तापमान भी बढ़ जाएगा और प्रदूषण भी बढ़ जाएगा, ठीक। तो पौधे हमारे जीवन रेखा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम पिछले चैप्टर हमारा क्या था, जल तो हम डेली पीते हैं, पर सांस तो हम डेली लेते हैं ना। सांस जब डेली लेंगे तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, उस ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करेगा, हमारा पादप। तो पादप हमारे फेफड़े की तरह काम करते हैं। जिस प्रकार हम अपने फेफड़े की पूरा अच्छे से देखभाल करते हैं, उसी प्रकार हमें पादप की भी उसके रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ हम विकास कर सकते हैं, ठीक। हम विकास, देखो ये बुद्धिमानी नहीं है पेड़ काट के विकास करें, ऐसी बुद्धिमानी नहीं है। हमें पेड़ को बचाते हुए भी विकास करना पड़ेगा, ठीक। हमें पर्यावरण संतुलन बनाना है, तो हमें पर्यावरण संतुलन के लिए विकास को पर्यावरण के साथ जोड़कर भी विकास करना पड़ेगा, ठीक। अगर कहीं हमें उद्योग लगाना है तो उद्योग ऐसे स्थान पे लगाओ जहाँ पे पेड़ ना हो, कि ये पेड़ मतलब कोई भी पेड़ ना हो उगा हो। जैसे बंजर भूमि पर हम लगा सकते हैं, ठीक। कहीं ऊंचे इलाके पे लगाए, पहाड़ी इलाके पे, जहाँ पे पठार पे लगाए, पर यह नहीं कि पेड़, हरे भरे पेड़ को काट दी, वहाँ पे जो उद्योग लगा दिए। ये हमारी बुद्धिमानी नहीं है, ठीक। तो विकास जो है पर्यावरण संतुलन के साथ हमें विकास करना चाहिए, ठीक। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमारा पादप क्या है, हमारे जीवन रेखा के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लिए, ठीक। इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक। अगला चैप्टर हमारा क्या है, 18।